हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। तो आज क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जो है वो आने वाला है, जो कि आप लोग सबको जो है सबसे पहले मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का क्लास 12 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो है वो अर्थशास्त्र का ही ब्रांच है ना। अर्थशास्त्र का क्या है, शाखा है, जिसमें कि अर्थव्यवस्था की किसी विशिष्ट इकाई का नहीं वरना सभी इकाई समस्त है ना, समस्त रूप में जो है अध्ययन किया जाता है। जैसे कि कुल राष्ट्रीय आय हो गया, कुल उत्पादन और कुल रोजगार। इसमें बताते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है, समष्टि अर्थशास्त्र इसमें पूरा का पूरा मतलब किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि पूरा जो है वो राष्ट्रीय के बारे में, इसमें जो है उसके बारे में पढ़ा जाता है। पूरे देश के बारे में पढ़ा जाता है या फिर तो और भी पूरा विश्व के बारे में पढ़ा जाता है। मतलब समष्टि मतलब समस्त, याद रखिएगा, समष्टि मतलब समस्त पूरा, मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका जो है इसका क्षेत्र बहुत अधिक होता है। और यहीं व्यष्टि का जो होता है वो कम क्षेत्र में होता है, व्यक्तिगत वो उसमें पढ़ा जाता है। आगे है मध्यमवर्ती वस्तु क्या है। तो मध्यमवर्ती वस्तु को जो है वो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होता है और अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा जो है प्रयोग के लिए तैयार नहीं होती है। और यह उत्पाद का कच्चे माल के रूप में जो प्रयोग की जाती है, जैसे कि ब्रेड हो गया, और उसका जो ब्रेड का उत्पादन के लिए जो है प्रयोग किया जाने वाला गेहूं जो है वो मध्यमवर्ती वस्तु है। फिर से समझाते हैं। जैसे कि अगर कोई वो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना? जिसमें कि कच्चा माल जो है वो कच्चा माल जिसमें प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अभी कुरकुरे बनाना है। तो कुरकुरे बनाने के लिए अगर कोई व्यक्ति कुरकुरे खाना चाहता है तो उसके लिए उसे मक्का जो है, मक्का जो कुरकुरे बनाने के लिए उसका कच्चा माल के प्रयोग में आएगा। लेकिन मक्का जो है किसी व्यक्ति के लिए उतना यूज़ नहीं होता है, जब कुरकुरे बन जाता है तो ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ कुरकुरे के लिए जो है वो मक्का क्या है, मध्यमवर्ती काम कर रहा है ना। तो वही पूछ रहा है कि मतलब मध्यमवर्ती जो है वस्तु क्या होता है। तो मध्यमवर्ती वस्तु वो होता है जो कि उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होता है, लेकिन इसका जो है अंतिम प्रयोगकर्ता जो है का द्वारा नहीं, मतलब अंतिम प्रयोगिता को जो प्रयोग करेगा उसको लिए जो है वो उत्पादन नहीं किया जाता है, बल्कि जो है कच्चे माल के रूप में जो है उत्पादन होता है। और इसके बाद कच्चे माल के रूप में किसी को मतलब प्रयोग करता है, और उसके बाद जो है इससे मेन जो है पका हुआ चीज़ बनता है, और उसके बाद वो जो उत्पादक रहता है वो दो उपभोक्ता के यहाँ बेच देता है। आगे बोला है कि औसत उत्पादन क्या है ना, एवरेज उत्पाद क्या है। तो परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पादन को ही क्या बोलते हैं, औसत उत्पाद बोलते हैं। आगे बाजार से आप क्या समझते हैं, बाजार क्या होता है। तो बाजार से अभिप्राय है सामान्यतः वैसे किसी भी स्थान से जहां वस्तुओं और सेवाओं को बेचा या खरीदा जाता है। बाजार का मतलब क्या होता है, जहां वस्तु या सेवा को बेचा जा रहा है या फिर तो खरीदा जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, बाजार बोलते हैं। आगे है मुद्रा की परिभाषा दीजिए। मुद्रा क्या होता है। तो एक वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य रूप से जो स्वीकार की जाती है उसे ही मुद्रा कहते हैं। एक वस्तु जो है विनिमय माध्यम के रूप में, है ना, सामान्य रूप से जो स्वीकार कर लिया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, मुद्रा बोला जाता है। आगे है राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हैं। तो राजस्व प्राप्तियां वह प्राप्तियां हैं जिनसे जो है वो न तो कोई देयता उत्पन्न होती है और न ही कोई परिसंपत्ति में कमी आती है, जैसे कि कर हो गया, शुल्क हो गया आदि, है ना। राजस्व प्राप्ति क्या होता है, तो राजस्व जो कि कर जो है ना, कर जो है, शुल्क कोई भी चंदा हो गया, ये सब जो रिसीव किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, उसी को राजस्व बोला जाता है, राजस्व प्राप्ति। इसमें कोई देयता या फिर तो कोई परिसंपत्ति में कमी नहीं आता है, जो कि आपको जो है वो टैक्स देना ही पड़ेगा। अब आगे है कि आयात प्रतिस्थापन से क्या तात्पर्य है। आयात प्रतिस्थापन जो है वह नीति है जिसमें किसी वस्तु के आयात करने के बदले में जो है घरेलू उत्पाद द्वारा जो है ना, घरेलू उत्पाद द्वारा जो है उसकी पूर्ति की जाती है, और उसी को जो है वो आयात प्रतिस्थापन जो है कहते हैं। आगे मांग के नियम से आप क्या समझते हैं। तो अन्य बातों को समान रहने पर भी यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है और उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है, मतलब वस्तु की कीमत में कमी हो रहा है और मांग में वृद्धि हो रहा है, और एक कीमत में वृद्धि होने पर मांग में जो होता है कमी आ जाता है, अर्थात कीमत तथा मांग विपरीत संबंध होता है, उसी को बोलते हैं मांग का नियम। मांग का नियम क्या होता है, अगर 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 किसी वस्तु का जो है वो कीमत कम हुआ है तो उसका डिमांड जो है ज़्यादा हो जाएगा, है ना। कोई भी सामान का दाम कम हो गया है तो उसका डिमांड ज़्यादा होगा, और अगर उसका दाम जो है वो ज़्यादा हो गया तो डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसी को मांग नियम कहते हैं। आगे है कि जहाँ डी जो है वस्तु की मांग है, डिमांड है, और एफ जो है वो फलन है, तथा पी जो है वस्तु की कीमत है। मतलब ये फार्मूला में आपको बोला है कि डी बराबर जो होता है डिमांड बराबर एफ गुने पी।
अब इसका नियम में जो है, मांग के नियम में मान्यता जो होता है, उपभोक्ता की आय में कोई भी परिवर्तन ना होता है और संबंधित वस्तुओं की कीमतें पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उपभोक्ता की रुचि स्थिर होती है और सरकार की नीति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे क्वेश्चन है कि अल्पकालीन उत्पाद फलन और दीर्घकालीन उत्पाद फलन में अंतर स्पष्ट करना है। तो अल्पकालीन जो है उत्पाद फलन जो है वो और दीर्घकालीन उत्पाद फलन में अंतर जो है निम्नलिखित है। आप लोग के भी एग्जाम में इसी तरह से लिखना, पॉइंट बाय पॉइंट। पहला तो समय जो है टाइमिंग देखेंगे, है ना? तो अल्पकालीन उत्पादन फलन में जो है समय जो होता है छोटी अवधि के लिए रहता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में जो होता है समय लंबी समय के लिए रहता है। परिवर्तनशील जो है वो साधन की संख्या, तो अल्पकालीन उत्पादन फलन में केवल एक स्थान जो रहता है ना? एक साधन साधन जो रहता है परिवर्तनशील होता है तथा अन्य स्थिर होते हैं, जबकि दीर्घकालीन में जो होता है वो उत्पादन फलन में उत्पादन के सभी साधन जो होता है परिवर्तन होते रहता है। आगे बोला उत्पादन का पैमाना। तो अल्पकालीन उत्पादन का फलन में जो है उत्पादन के पैमाने में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में जो था उत्पादन पैमाने में परिवर्तन होते रहता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का 3 विशेषता लक्षण को बताना है, जहाँ फुल कंपटीशन रहता है। तो क्रेता तथा विक्रेता की संख्या बहुत ज़्यादा रहता है, पहला लक्षण, है ना? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या क्या रहता है? बहुत ज़्यादा रहता है, जिस कारण कोई भी क्रेता या विक्रेता को मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। दूसरा लक्षण ये है कि वस्तुओं की समरूप इकाई, एक ही तरह का जो रहेगा वस्तु रहेगा। विक्रेताओं द्वारा बाजार में बेचे जाने वाली सभी वस्तुएं एक ही समान होती है। तीसरा लक्षण है कि फर्म का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी नई फर्म उद्योग प्रवेश कर सकती है तथा तथा पुरानी जो फर्म है उसको बाहर भी निकाला जा सकता है। आगे क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, है ना? उसमें जो है और सकल जो है वो राष्ट्रीय उत्पाद जो है ना, जीएनपी बोलते हैं। ये दोनों में क्या अंतर है ना? तो पहला तो इधर दोनों को एग्जाम में आप लोग इसी तरह सेम इस तरह से कीजिएगा, दो भाग में बांट दीजिएगा। अब सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की तरफ देखते हैं कि एक लेखा वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में, घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की मौद्रिक मूल्य जो होता है उसी को सकल घरेलू उत्पाद होता है। जीडीपी में जितना भी मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में जितना भी देश के अंदर में उत्पादित वस्तु और सेवा का मौद्रिक जो मूल्य उसका निकाला जाता है उसी को जो बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या हो जाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश में जो होता है ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो देश में सामान्य निवासियों द्वारा जो होता है उत्पादित किया जाता है और सभी वस्तुओं और तथा सेवाओं का मूल्य होता है। इसमें क्या था, सकल घरेलू उत्पाद में क्या था कि एक वर्ष में जितना भी देश के अंदर जो होता है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसका मौद्रिक मूल्य को क्या बोला जाता है? जीडीपी बोला जाता है। लेकिन सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है देश के सामान्य निवासियों द्वारा जो उत्पादित वस्तु होता है उसके जो है वस्तु और सेवाओं का मूल्य को बोला जाता है कि ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। आगे आता है दूसरा नंबर में कि जीडीपी बराबर जो होता है जीएनपी माइनस विदेशों से जितना भी चीज़ जो है वो प्राप्त हुआ है उसका साधन का आय का जो है घटा दिया जाता है। लेकिन जीएनपी में क्या होता है? जीडीपी में जितना भी विदेश से जो आता है उसको सारा का सारा शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है। यह जो है संकीर्णीय अवधारणा और यह जो है विस्तृत अवधारणा है। आगे क्वेश्चन है कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है, स्पष्ट कीजिए। मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम है, तो आपको बताना है कि कैसे, क्यों? तो मुद्रा के माध्यम से एक वस्तु और दूसरी वस्तु को जो है वो सरलतापूर्वक क्या होता है? विनिमय किया जा सकता है। और वस्तु विनिमय प्रणाली में जो है आवश्यक दोहरा संयोग जो होता है ना? पाया जाता है। मुद्रा ने उस दोहरा संयोग को जो है वो कठिनाइयाँ को क्या कर दिया है? दूर कर दिया है। और आज किसी भी वस्तु को बेचकर जो है मुद्रा प्राप्त किया जा सकता है और उस मुद्रा से जो भी आवश्यकता है उसको खरीदा जा सकता है। इस प्रकार मुद्रा जो है विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। लेकिन पहले क्या था कि दोहरा संयोग जो था है ना, दोहरा संयोग का मतलब अभाव पाया जाता था कि जिसे मन को हमको जो चीज़ की ज़रूरत है, तो वही चीज़ जो है हमको जो खरीदना है और हम जिसको बेचना चाह रहे हैं, है ना? वो चीज़ जो है उसको खरीदना और बेचना, मतलब इसमें थोड़ा-सा लेंदी तरीका था, जो कि उसको मुद्रा खत्म कर दिया। आगे है प्रभावी मांग से आप क्या समझते हैं? तो प्रभावपूर्ण मांग केन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु है। अल्पकाल में अर्थव्यवस्था में आय जो है उत्पादन हो गया, रोजगार का स्तर हो गया, प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। अब इसमें क्या है कि प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण जो है समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति द्वारा जो है उस बिंदु पर होता है जहाँ यह जो होता है क्या होता है? संतुलन में होते हैं। और ये संतुलन अपूर्ण रोजगार संतुलन होता है, जबकि जो है केवल समग्र मांग एवं समग्र जो पूर्ति होता है उसके बीच में संतुलन को बताता है, ना कि जो है वो पूर्ण रोजगार संतुलन को बताता है। यहाँ इसका जो ग्राफ है ना, प्रभावपूर्ण मांग का, कि इधर जो है समग्र मांग को इस तरह से दिखाया गया है एवं पूर्ति को, और इधर आय, उत्पाद और रोजगार को दिखाया गया है।
आगे सरकारी बजट का उद्देश्य उद्देश्य जो है उसको बताना है। तो सरकारी बजट के क्या-क्या उद्देश्य है? तो पहला उद्देश्य है साधनों को पुनः आवंटन करना। उसी तरह से दूसरा आय एवं संपत्ति को पुनः वितरण करना, आर्थिक अस्थायित्व है, सार्वजनिक उपकरण है, ये सारा चीज़। आगे क्वेश्चन है कि निम्न तालिका से माँग की लोच की गणना करना है ना? वस्तु की कीमत इधर दिया हुआ है 8, 6 और वस्तु की माँग है 32, 42। तो यहाँ देखना है कि देखो कि यहाँ क्या है कि वस्तु की कीमत 8 है, तो 32 माँग था, लेकिन 6 हो गया, तो इधर माँग बढ़ गया, है ना? माँग के नियम के मतलब यहाँ फ़ॉलो हो रहा है। तो इसमें क्या है कि P बराबर प्राइस जो है 8 है और P1 जो है वो 6 है। Q जो है ना? मात्रा जो है क्वांटिटी जो है 32 है और Q1 जो है वो 42 है। अतः यहाँ क्या हो जाएगा कि P बराबर जो है ना? P से P1 को घटा दिया जाए तो 2 यहाँ डिफरेंट बच रहा है। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि Q बराबर जो है Q से Q1 को घटा दिया जाएगा तो -10 यहाँ बच रहा है डिफरेंट। तो हम जानते हैं कि माँग का लोच बराबर जो होता है फ़ॉर्मूला क्या होता है कि P बटा Q, है ना? और इधर P बटा Q, तो इसको जो है गुना कर देना है आगे सूत्र में बैठा के। तो इसको क्या हो जाएगा कि इसमें जो है ईडी बड़ा हो गया 1 से। तो इस प्रकार की लोच की कीमत लोच जो होता है इकाई से अधिक हो गया या सापेक्षित हो गया, तो इसको लोचदार बोला जाएगा, है ना? सापेक्षित लोचदार उत्तर हो जाएगा इसका। आगे है परिवर्तनशील अनुपात के नियम के 3 अवस्थाएँ को बताना है। तो अन्य बातों को समान रहने पर परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो है यह बताता है कि अन्य साधनों को स्थिर रखकर एक साधन में निरंतर वृद्धि की जाती है। तो उत्पादन एक सीमा तक बढ़ने के पश्चात जो है वो घटने लगता है। अब यह अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंधित होता है। अब इसका डिफिनेशन दिया गया है प्रोफेसर बेहम के अनुसार। देख लीजिएगा इधर आगे। आगे क्वेश्चन है एकाधिकार बाजार में जो है मूल्य निर्धारण कैसे होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। एकाधिकार बाजार में जो वह स्थिति है जिसमें कि किसी भी वस्तु का या सेवा का एकमात्र उत्पादक एवं विक्रेता होता है और निकट जो है स्नानापत्र के अभाव के कारण उद्योग जो है अन्य फर्मों के में प्रवेश करना जो होता है कड़ा होता है और प्रतिबंध भी होता है। तो एकाधिकार बाजार में जो है वस्तुओं को एक अकेला उत्पादक होने के कारण जो है वो उद्योग में कोई भी अंतर नहीं होता, अर्थात एकाधिकार जो होता है फर्म में उद्योग अथवा उद्योग ही फर्म है। एकाधिकार बाजार जो होता है दशा में जो है वस्तु का एक अकेला विक्रेता होता है ना? होने के कारण जो है वस्तु का जो है पूर्ति जो है पूर्ण नियंत्रण उसका पूरा रहता है कि मतलब सारा चीज़ जो उसको जैसे मन करेगा जितना रेट करेगा उतना रखेगा। अब एकाधिकार का बाजार का जो मूल्य निर्धारण निर्धारण कैसे होता है? तो एकाधिकार में मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाले होता है और एकाधिकार के लिए सीमांत आगम औसत आगम से कम होता है। और एकाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक जो होता है कि भांति कीमत प्राप्तकर्ता नहीं होता है बल्कि जो है कीमत निर्धारक होता है ना? अब एकाधिकारी जो होता है किसी भी वस्तु का मूल्य तथा उस वस्तु के पूर्ति दोनों को जो है एक साथ नियंत्रण नहीं कर सकता है। यदि वह वस्तु की बिक्री को बढ़ाना चाहता है तो उसे कीमत जो है कम करना पड़ेगा और इस प्रकार जो एकाधिकार बाजार में जो है मूल्य निर्धारण स्वयं एकाधिकारी करता है ना? यहाँ क्या होता है कि वस्तु अगर हम ज़्यादा मतलब बना रहे हैं तो कम दाम करना पड़ेगा और अगर अगर वस्तु को जो कम अगर दाम है ना? तो वस्तु जो है ज़्यादा बनाना पड़ेगा, ज़्यादा बिक्री होगा। लेकिन अगर दाम बढ़ा देंगे तो वस्तु कम फिर बनाना पड़ेगा। आगे राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो कि आय विधि का उत्पादन और विधि का वर्णन करना है। मतलब राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि, है ना? और उत्पादन विधि दोनों को बताना है राष्ट्रीय आय के बारे में। तो किसी भी देश का अर्थव्यवस्था द्वारा जो है एक वित्तीय वर्ष जो होता है फाइनेंशियल ईयर के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध मूल्य का योग को ही क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय आय बोला जाता है। इसमें जो है विदेश से अर्जित शुद्ध साधनों आय में शामिल होते हैं और राष्ट्रीय आय का लेखांकन संबंधी अवधारणा जो सबसे पहले जो है वो साइमन कुटेंट्स महोदय के द्वारा जो है वो किया गया था। राष्ट्रीय आय के मापन हेतु 3 प्रमुख जो है वो विधि है। कौन-कौन विधि है? आय विधि, उत्पादन विधि तथा व्यय विधि। 3 विधि से जो है आय का क्या किया जाता है? माप किया जाता है राष्ट्रीय आय का। आगे क्वेश्चन है कि संतुलित बाजार जो है वो संतुलित बजट जो है अधिक के बजट तथा घाटे के बजट में व्याख्या करना है। तो एक बजट जो होता है बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार के आर्थिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत होता है और इसके अंतर्गत सरकार के समस्त आय का अनुमानित जो होता है विवरण होता है और यह देश की आर्थिक स्थिति जो होता है एवं सरकार की प्राथमिकताओं का जो होता है वो सूचक होता है। अब बजट के मुख्यतः जो है 2 प्रकार का बजट होता है, संतुलित और असंतुलित बजट। संतुलित बजट क्या होता है? तो संतुलित बजट जो होता है, जिसमें कि किसी भी वित्तीय वर्ष में सरकार की आय तथा व्यय दोनों बराबर होता है। अर्थात संतुलित बजट में जो होता है सरकार की आय तथा सरकार की व्यय दोनों क्या होता है? बराबर होता है। और संतुलित बजट में जो है वो आर्थिक क्रियाओं के स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है।
और इसके कारण जो है ना तो संकुचनकारी शक्तियाँ का काम कर पाती है और ना ही विस्तारवादी शक्तियाँ काम कर पाती हैं। आधी की बजट क्या होता है? तो आधी की बजट वह बजट है जिसमें कि किसी भी वित्तीय वर्ष में सरकार का अनुमानित आय और अनुमानित व्यय अधिक होता है ना? आय जो होता है अनुमानित आय होता है सरकार के अनुमानित व्यय से अधिक होता है। आय जो है ज़्यादा होता है लेकिन खर्च कम होता है। अर्थात आधी की बजट जो होता है सरकार के अनुमानित आय जो होता है ज़्यादा होता है और सरकार की अनुमानित व्यय जो होता है वो कम होता है। अब आधी के बजट को अतिरेक बजट भी अथवा फिर तो बजट भी कहा जाता है, क्योंकि जो है ये असंतुलित बजट के एक प्रमुख अंग है। आगे घाटे की बजट क्या होता है? तो घाटे का वह बजट जिसमें कि किसी भी वित्तीय वर्ष में सरकार का अनुमानित व्यय सरकार के अनुमानित आय से अधिक होता है, अर्थात जो है कि घाटे का बजट बराबर होता है सरकार की अनुमानित व्यय, है ना? व्यय ज़्यादा होता है, सरकार का अनुमानित आय जो होता है वो कम होता है। तो यह परंपरागत बजट का ही स्वरूप है। आधुनिक युग में जो है प्रायः सभी विकसित देश में घाटे का बजट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह उसके व्यय जो है ना? आय की तुलना में अधिक होता है। जैसे कि विकासशील देशों में घाटे का बजट जो होता है एक अनिवार्यता हो गया है, क्योंकि इसमें जो है मुद्रा का अतिरिक्त प्रवाह भी उपलब्ध है। तो ये ऑब्जेक्टिव तो इससे पहले करवा दिए हैं, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ये सब्जेक्टिव था, एक और सब्जेक्टिव आएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा।